हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसीस एजुकेशन में। मेरा नाम है कौशल कुमार। तो दोस्तों, अभी तक हम कर चुके हैं 3 लेक्चर एस्ट्रोनॉमी के और आज हम आपको कराने वाले हैं एस्ट्रोनॉमी का 4th लेक्चर। तो चलिए दोस्तों, अभी तक हमने आपको करा दिया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत थे वो कैसे हैं और हमारी आकाश गंगाओं का निर्माण कैसे हुआ। साथ ही हमने आपको बता दिया है कि जो हमारे तारे होते हैं उनका जन्म कैसे होता है, यानी कि तारे कैसे बनते हैं और तारे के जन्म से लेकर मृत्यु तक की पूरी कथा हमने आपको बता दी है कि किस तरीके से हमारे इसके पीछे क्या क्या लॉजिक है। अगर आपको वो समझना है तो आपको पुरानी वीडियोस देखनी होंगी, तो सबसे पहले आप उन वीडियोस को जरूर देखिए। साथ में हमने आपको ये भी बताया कि सूरज भी हमारा एक तारा है और सूरज का निर्माण कैसे हुआ है, सूरज की संरचना कैसी है। साथ ही अब हम आपको बताने वाले हैं कि एक हमारा सौर परिवार है। जी हाँ, सूरज के बाद सूरज से हमारे कुछ ग्रह बने हैं, उन ग्रहों के बारे में भी हमको चर्चा करना जरूरी है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है 4th लेक्चर में, वो होने वाला है कि सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई। साथ में आपको यह भी समझना है कि ना केवल सौर मंडल की उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत हैं, बल्कि ये हमारा पृथ्वी और आपका जितने भी हमारे ग्रह हैं उनकी उत्पत्ति से संबंधित भी सिद्धांत हैं। तो सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत के बारे में आज हम जानने जा रहे हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत जानने जा रहे हैं और साथ ही ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत जानने जा रहे हैं। क्योंकि बात तो एक ही है ना भाई। देखो, सूरज का जो परिवार है उसी को तो हम कहते हैं सौर मंडल, यानी कि हमारे 8 ग्रह, पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन अब प्लूटो को हमारा हटा दिया गया है 2006 के बाद। लेकिन जब हमारे 8 ग्रह रह गए तो इन 8 ग्रहों को मिलाकर और सूरज को मिलाकर क्या कहते हैं, सौर मंडल। तो इस सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ। साथ में अरे पृथ्वी भी तो हमारा एक ग्रह है ना, तो इस पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ या ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, बात तो एक ही है ना। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं हमारा कि सौर मंडल की उत्पत्ति या पृथ्वी की उत्पत्ति या ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित जो पहला सिद्धांत है, सबसे पहला सिद्धांत है पुच्छल तारा। जी हां दोस्तों, ये पुच्छल तारा क्या होता है इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई तारा जो आकाश में चमक रहा है, जिसके पास अपनी रोशनी है और उसकी एक पीछे को पूंछ के जैसी शेप नजर आए, उसी को हमारा पुच्छल तारा कहते हैं। और पुच्छल तारे के बारे में हम और भी डीपली डिस्कस करेंगे, लेकिन वो आगे वाली वीडियो में, आप टेंशन मत लीजिए। चलिए, तो ये हमारा है पुच्छल तारा सिद्धांत। जी हां, पुच्छल तारा सिद्धांत क्या कहता है, ये हमारे कास्ते द बफन ने दिया था 1749 में, यानी कि 1749 में कास्ते द बफन नाम के एक खगोल शास्त्री थे और ये पादरी भी थे। इन्होंने ही हमारा एक पुच्छल तारा सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया कि स्टार्टिंग में कुछ नहीं था आकाश के अंदर, यानी कि जो हमारा सौर मंडल है वहां पर कोई एक तारा घूम रहा था। जी हां, एक स्टार था और वो लगातार क्या कर रहा था, घूम रहा था। और इसके पीछे कुछ हमारे क्या थे, कण थे जो इससे चिपके हुए थे और ये इतनी गति से जा रहा था, इतनी गति से ये जा रहा था कि इसका जो पीछे वाला भाग है ये टूट गया। और जैसे ही ये हमारा टूटा तो इसी से हमारे कई सारे और टुकड़े टूटने लगे, जिससे आज हमारे ग्रहों का निर्माण हो गया। आई होप आपको ये पुच्छल तारे की पूरी जो कहानी है समझ में आई होगी। लेकिन जब ऐसा है तो ये वाले तारे में और ये वाले तारे में कुछ समानताएं तो मिलनी चाहिए, ये वाले पदार्थ में कुछ ना कुछ समानताएं तो मिलनी चाहिए थी। लेकिन बाद में इस सिद्धांत को नकार दिया गया, ये कहकर कि हमारे जो ग्रह हैं वो और जो हमारा सूरज है वो, उन दोनों में ही क्या है, एक अंतर है। अगर ऐसा अंतर है तो इसीलिए इसको मान्यता प्राप्त नहीं हुई। आगे चल के एक सिद्धांत दिया गया, दूसरा सिद्धांत, जिसको हमारा कहते हैं गैसियस सिद्धांत। जी हां, गैसियस सिद्धांत का मतलब है कि ये 1755 में एक जर्मन के एक बड़े भूगोलवेत्ता थे, नाम था इनका इमैनुएल कांट। तो इमैनुएल कांट ने बताया गैसीय सिद्धांत। इन्होंने कहा कि कुछ नहीं था, स्टार्टिंग में एक गैस का बहुत बड़ा बादल था। क्या था जी, गैस का बहुत बड़ा बादल। और ये गैस के बहुत बड़े बादल के अंदर क्या हो रहा था, हमारा गति हो रही थी। जी हां, ये घूम भी रहा था और इसके अंदर जो पदार्थ थे उनमें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये कह रहे हैं कि एक छल्ले का निर्माण हो गया। गति के कारण क्या हो गया, एक छल्ला निर्माण हो गया। और ये जो बाहर वाला छल्ला है ये शीतलन के कारण ठंडा पड़ गया
और जैसे ये ठंडा पड़ा तो इसमें दरार पड़ी और ये टूट कर अलग आ गया। ये टूट कर क्या हो गया, अलग आ गया। तो इन्होंने बताया एक बड़ा सा छल्ला टूटा, इन्होंने सॉरी माय मिस्टेक, इन्होंने कहा कि एक छल्ला टूटा जिससे एक ग्रह बन गया, एक छल्ला टूटा और उससे एक ग्रह हो गया। ये अगेन फिर ठंडा हुआ, इसकी एक और परत, इसकी एक और परत ठंडी हो गई। जब इसकी एक और परत ठंडी हो गई तो दूसरा ग्रह बन गया, ये तीसरा बन गया, फिर चौथा बन गया। आसान भाषा में कहें तो गैसीय सिद्धांत इमैनुअल कांट का जो था, उनका कहने का मतलब था कि स्टार्टिंग में एक गैस का बहुत बड़ा बादल था और उस बादल की जो बाहरी परत थी वो ठंडी होने लगी और जैसे ही ठंडी हुई तो वो उससे अलग हो गई, अलग हो गई तो वो ग्रह बन गया। ऐसे ही करके एक एक करके कई सारी परतें निर्मित हुई। जब कई सारी परतें निर्मित हुई तो कई सारे ग्रह बने, छोटे आकार के और बड़े आकार के ग्रहों का निर्माण हुआ। लेकिन इस सिद्धांत को भी नकार दिया गया। इस सिद्धांत को नकारने के पीछे का रीजन ये था कि अगर ऐसा है कि जो हमारा सन है, जो हमारा सूरज है, उसमें ऐसा प्रोसेस था कि एक एक करके कई सारे ग्रह बने, तो ये बताइए साहब कि अब ग्रह बनने क्यों बंद हो गए? अरे सूरज तो अभी भी उतनी गति से घूम रहा है, अभी भी उसके अंदर उतना ही गैसें हैं, अभी भी उसके अंदर उतना ही मतलब एनर्जी है, आग है, मतलब तापमान बहुत ज्यादा है। तो अभी क्या मतलब तारे बनने बंद हो गए? तो जब काफी सारे लोगों ने सवाल उठाया तो इमैनुअल कांट भाई साहब का ये सिद्धांत नकार दिया गया, इसको मान्यता नहीं मिली आगे चलकर। फिर आए हमारे लाप्लास भैया, इन्होंने बताया 1796 में इन्होंने एक सिद्धांत दिया निहारिका। निहारिका सिद्धांत कुछ नहीं था, ये लाप्लास भाई साहब थे ना, इन्हीं की बात को कॉपी मार रहे थे। इन्होंने भी ये कह दिया कि स्टार्टिंग में जो हमारा सन था वो कैसा था, ये जो तारा था एक गैस की फॉर्म में था, एक गैस का बहुत बड़ा छल्ला था, गैस का बहुत बड़ा बादल था। इसी बादल को इन्होंने नाम दे दिया निहारिका। इसी निहारिका को नेबुला भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसी नेबुला से या इसी निहारिका से इन्होंने क्या कहा, इन्होंने नोट कर लिया था कि एक एक करके जो हमारे तारों का निर्माण करवा रहे हैं ना, इस वजह से इनका सिद्धांत कैंसिल हुआ है। तो इनको मतलब थोड़ा सा लॉजिक लगाया इन्होंने और उन्हीं की बात को कट पेस्ट कर दिया यहां पर। इन्होंने कहा कि हाँ जी, गैस का बादल तो था लेकिन गैस का एक बहुत बड़ा छल्ला अलग हुआ। गैस का एक बहुत बड़ी जो परत थी ये हमारी ठंडी पड़ने लगी, बाहर की परत, और ये एक साथ टूट कर क्या हो गई, बहुत बड़ा मतलब छल्ला सा अलग गिर गया और ये इसकी परिक्रमा करने लगा। साथ में जैसी परिक्रमा हो रही थी उसी समय पर ये गर्म तो था ही था, तो इसके भी कई सारे भाग टूट गए। कई सारे भाग टूट गए तो कई सारे ग्रहों का निर्माण हो गया। ऐसे करके बताया इन्होंने। जब इन्होंने ये वाला सिद्धांत दे दिया तो तीनों भाई साहब के सिद्धांत आ गए। तीनों बातों में आप, तीनों सिद्धांतों में आप देख रहे होंगे लगभग तोड़ मरोड़ के वही वाली बात को वो हमारा पेश कर रहे हैं। बाद में ये हुआ कि ठीक है भाई साहब, आपकी बात मान लेते हैं कि हमारे ग्रहों का निर्माण सूरज से हुआ है, लेकिन इन तीनों सिद्धांतों को एक साथ क्या कहा जाता है, एकल तारा सिद्धांत। यानी कि इन्होंने बताया था कि एक ही तारे के अंदर से जितने ग्रह बने हैं ना, वो सारे के सारे एक ही तारे से बने हैं, यानी कि हमारे सूरज से। तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि अगर भाई कोई भी बाप है, उसका बच्चा है, तो उसके अंदर गुणसूत्र तो पाए जाएंगे ना लगभग उसके मैच करने लायक। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल भी ना पाए जाएं और फिर भी इल्जाम लगा रहा है कोई कि भाई इसका बच्चा है ये, तो फिर दिक्कत में आ जाएगी कहानी। तो यही वाली बात थी यहां पर भी। उन्होंने कहा कि ठीक है कि पहला सिद्धांत तो उन्होंने नकार दिया कि जब ग्रह बहुत सारे बन रहे थे तो अब क्यों बनना बंद हो गए। उनकी बात को इन्होंने कट पेस्ट किया। तो इन्होंने कहा कि एक बात बताइए कि सूरज से निर्माण हुआ है, लेकिन सूरज तो हमारा हाइड्रोजन से बना हुआ है भाई साहब और हीलियम से बना हुआ है, जबकि आप ग्रहों पर जाके देखेंगे तो कुछ ग्रह तो गैसों के हैं, कुछ ग्रह ठोस हैं, और उन ठोस वाले ग्रहों के अंदर भी क्या पाया जा रहा है, लोहा पाया जा रहा है, तांबा पाया जा रहा है, सोना पाया जा रहा है, निकल जैसी धातु पाई जा रही है, इतने भारी पदार्थ पाए जा रहे हैं, जबकि सूरज के पास इतने भारी पदार्थ तो है ही नहीं इतनी मात्रा में। तो फिर इन भाई साहब के पास इतनी मात्रा में कहां से आ गए इतने सारे मतलब जो भारी पदार्थ हैं, भारी खनिज हैं। तो इन सिद्धांतों को भी नकार दिया गया। फाइनली हम ये कह सकते हैं कि एक तारा सिद्धांत को क्रॉस कर दिया गया, अमान्य घोषित कर दिया गया और ये कहा गया कि ये फिजूल की बातें हैं, आप फालतू में बेवकूफ बना रहे हैं, आसान भाषा में कहें तो। लेकिन इन्होंने परिकल्पना बड़ी अच्छी करी थी, क्योंकि उस समय पर आप जरा अंदाजा लगाइएगा 1749 में, 1755 में और 1796 में इतनी कल्पना करना भी या इतना सिद्धांत भी देना अपने आप में अद्भुत कला थी। चलिए, लेकिन अब स्टार्ट हुए हमारे द्वितारा सिद्धांत। जी हाँ, द्वितारा सिद्धांत हमारा 1900 के अंदर आया और ये किसने दिया, हमारा
द्वितारा सिद्धांत, द्वितारा सिद्धांत दिया हमारे मोल्टन साहब ने। किसने दिया? मोल्टन साहब ने। जी हाँ, जो मोल्टन साहब थे, ये मोल्टन, ये लिख लीजिएगा मोल्टन। जी हाँ, द्वितारा सिद्धांत दिया हमारा मोल्टन महोदय ने। जब ये 1900 के अंदर मोल्टन महोदय ने दे दिया ना सिद्धांत, तो इन्होंने कहा कि सूरज और प्लस एक हमारा अन्य तारा अंतरिक्ष में घूम रहे थे। और इन्होंने कहा कि जो सूरज था ना, आप ऐसे करके समझिएगा, मैं इसको थोड़ा सा इधर रफ करके बना देता हूं। इन्होंने कहा कि ये हमारा सूरज था, जी हां, ये हमारा सन था। इन्होंने कहा कि एक बड़ा सा तारा, जी हां, बड़ा सा तारा इनके नजदीक से गुजरा। एक बड़ा सा तारा आया और वो इसके नजदीक से गुजरा। जैसे ही वो इसके नजदीक से गुजर रहा था, तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा था कि मान लीजिए कि सूरज में उभार पैदा हुआ। सूरज में क्या हुआ? उभार, क्योंकि सूरज को इसने अपनी ओर खींचा। तो सूरज में जैसे ही उभार पैदा हुआ कि ये अलग हो पाता, इतने में तो ये यहां पहुंच गया था। बात आई समझ में? ये आगे निकल गया था। और सूरज के अंदर जब ये उभार पैदा हो गया, तो सूरज लगातार ऐसे ही घूमने लगा। और सूरज जैसे ही लगातार ये घूमने लगा, तो सूरज में धीरे धीरे क्या होने लगा? ये भाई गति के कारण इसमें गैप आने लगा, ऐसे करके हो गया। और ये वाला भाग टूट के इधर आ गया। और इसी से कई सारे हमारे क्या बने? कई सारे ग्रह बन गए। कोई दिक्कत होता फास्ट? ये द्वितारा सिद्धांत लिया इन्होंने। भाई साहब ने ऐसा क्यों करा द्वितारा सिद्धांत? क्योंकि वो देख चुके थे पिछले 3 सिद्धांतों को नकार दिया गया है एक तारा सिद्धांत की वजह से। इसलिए उन्होंने थोड़ा सा मिक्स किया मसाला और गुरुत्वाकर्षण बल लगा दिया किसी बड़े तारे का, और इन्होंने कह दिया कि ऐसे करके हमारे तारों का निर्माण हुआ है। लेकिन सवाल तो फिर भी वही बना रहा कि भाई साहब इनकी संरचना में तो समानता है ही नहीं, तो हम कैसे मान लें कि सारे के सारे ग्रह सूरज से बने हुए हैं? इन्हीं को थोड़ा सा संशोधित किया द्वितारे सिद्धांत को। और इन्होंने कहा, किसने? इन्होंने 1919 में जेम्स जीन्स भाई साहब ने, जेम्स जीन्स ने कहा कि नहीं, इन्होंने थोड़ा सा गलत बता दिया, ऐसा नहीं था। एक बड़ा सा तारा तो था, मतलब 2 बड़े तारे थे। एक तो हमारा सूरज था, ये रहा हमारा सूरज, ये रहा हमारा सूरज, और एक दूसरा बड़ा तारा था ये वाला। ये इसके लगातार चक्कर काट रहा था, चारों तरफ लगातार चक्कर काट रहा था। और जैसे जैसे ये चक्कर काटता गया, तो इसमें उभार पैदा हुआ, तो एक ग्रह बन गया। फिर दोबारा उभार पैदा हुआ, तो दूसरा ग्रह बन गया। ऐसे ही करके हमारे कई सारे तारे बने। अब सवाल ये बनता है कि जब कई सारे ग्रह मतलब तारे बने, तो ये वाला तारा आज कहां चला गया? आज चक्र क्यों नहीं लगा रहा? तो सूरज में और भी अन्य ग्रह बनने चाहिए थे। समझते नहीं समझते? इस प्रकार से इनके द्वितारे सिद्धांत को भी हमारा क्रॉस कर दिया गया, इसको भी मान्यता प्राप्त नहीं हुई। आई होप इतना चीज आपको समझ में आया होगा। लेकिन फाइनली 2 तारा सिद्धांत आया। अब जरा समझने का प्रयास कीजिएगा, द्वितारा सिद्धांत और 2 तारा सिद्धांत। द्वितारा मतलब डुअल, ठीक है ना, डुअल स्टार थ्योरी। और 2 तारा मतलब डबल स्टार थ्योरी। द्वितारा क्या है? जैसे देखो, द्वितारा ड्यूअल क्या होता है? ड्यूअल का मतलब है कि एक ही चीज में जुड़ी हुई 2 चीजें। मान लीजिए जैसे आपके मोबाइल में सिम एक ही होती है ना, एक ही पैकेट होता है ना, उसके अंदर डबल सिम लगाने का सिस्टम होता है, तो इसको कहते हैं ड्यूअल। यानी कि एक ही के अंदर 2, वो हैं तो एक ही के पार्ट लेकिन हैं वो 2। ऐसे ही होता है डबल, यानी कि वो हैं 2 और हैं भी अलग अलग, ठीक है ना। 2 तो हैं लेकिन एक साथ नहीं, एक साथ जुड़े हुए नहीं है, अलग अलग हैं। इनको कहते हैं डबल स्टार थ्योरी, या इसको आप 3 स्टार थ्योरी भी कह दो तो बहुत अच्छा रहेगा। इसी को क्योंकि सर्व मान्यता प्राप्त है, तो 2 तारा सिद्धांत का मतलब है कि डबल स्टार थ्योरी 1939 में दी गई। किसने दी थी ये? होयल महोदय ने और लिलिटन महोदय ने। इन्होंने कहा कि ये तो था हमारा सन, इसी के नजदीक 2 तारे और थे। एक तो तारा बड़ा था, एक तारा छोटा था। ये एक तारा था, ये भी तारा था, ये भी एक तारा था। इन दोनों में गुरुत्वाकर्षण बल इसको अपनी ओर खींचने लगा। क्योंकि ये छोटा तारा था इसलिए इसको खींचने लगा, और इसके अंदर भी तो अपने ग्रेविटी फोर्स थी, तो ये भी खींचना नहीं चाह रहा था। ये बुला रहा था आजा, वो कहते ना बुलाने का मगर जाने का नहीं, तो वही वाला मामला था। यहां पर भी इन्होंने बुलाया, वो नहीं जाना चाह रही थी, ये मतलब सॉरी, इसने बुलाया, वो नहीं जाना चाह रहा था। और जैसे ही ये ऐसे खेचन तान में क्या हो गया, ये ब्लास्ट कर गया तारा। ये तारा क्या हो गया? ब्लास्ट कर गया। जैसे ही ये तारा ब्लास्ट किया, तो इनमें से कई सारे बड़े बड़े पार्ट टूट गए और यही ग्रह बन गए। तो अब ये था कि इन भाई साहब ने एक और थ्योरी कह दी,
और वो सबसे तगड़ी थ्योरी ये थी कि ये वाला तारा अपना समय पूरा कर चुका था और ये दानव, ये क्या बन चुका था? जी हां, ये लाल दानव बन चुका था। और लाल दानव बनने के बाद इसका फ्यूल खत्म हो गया, इसलिए लास्टली क्या बन गया? ये हमारा ब्लैक होल हो गया। ठीक है ना, ये हमारा ब्लैक होल बन गया। और ब्लैक होल बन के ये तारा क्या कर दिया? पूरा ही क्रॉस कर दिया। ये तारा भी क्रॉस कर दिया पूरी तरीके से, ठीक है ना, जिससे हम जांच करते। और ये अन्य तारे से टूटा हुए कई सारे जो ग्रह थे, ये इसके चक्कर लगाने लगे, हमारे सूरज के सारे के सारे चक्कर लगाने लगे। इसीलिए सूरज की संरचना और इनकी संरचना में अंतर पाया जाता है। अब क्यों मतलब इस तारे से कुछ पता चलता? इस तारे को ही खत्म कर दिया भाई साहब ने। तो इसीलिए सर्व मान्यता प्राप्त हमारी दो तारा सिद्धांत थ्योरी है। इसके अनुसार जो हमारे ग्रह हैं वो किसी अन्य तारे से बने हुए थे जो टूट गया या ब्लास्ट हो गया, और क्योंकि हमारे सूरज का ग्रेविटी फोर्स इनसे ज्यादा था, इसलिए ये इसके चारों ओर चक्कर लगाने लगे। आई होप आपको ये पूरा का पूरा सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित जितने भी सिद्धांत थे, 5 सिद्धांत हैं, ये पांचों के पांचों सिद्धांत आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।